हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बुराना। मैं चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे आईटी की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, ठीक है। उसी सीरीज में हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। विद्युत एवं इसके मूल सिद्धांत। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर चीज़ में आपको डीपली एंड क्लियर ऐसे भाषा में समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसी में एक चीज़ हम पढ़ते हैं, विद्युत। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। विद्युत क्या है? विद्युत इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम सरल भाषा में आवेश बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश। आवेश क्या? कि जैसे एक ऊर्जा जब दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, ठीक है। जब एक ऊर्जा दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ठीक है, तो उसमें आवेशों का गमन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। इलेक्ट्रॉन, आवेश, जो कुछ भी कह सकते हैं, वो एक तरह की ऊर्जा ही है, ठीक है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ठीक है। अब इसमें हम जैसे विद्युत ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? जैसे कि सबसे प्रमुख टॉपिक है कि विद्युत बनती कैसे है, सबसे पहले बात, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को विद्युत कहते हैं, और ठीक है, और इसको आम भाषा में आवेश कहते हैं। बट ये आवेश आए कहाँ से? आवेश एक तरह की ऊर्जा है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? जैसा कि मान लीजिए एक डैम है। क्या है? डैम। डैम यानी बांध। जैसे कि आपने बड़े बड़े बांध देखे होंगे। उन बांध में होता क्या है? उन बांध को बनाने का पर्पज क्या होता है? उन बांध को बनाने का पर्पज होता है कि उससे विद्युत की आपूर्ति की जाए। दूसरी बात कि जो पानी है, बरसात का पानी है, उसको इकट्ठा किया जाए और समय आने पे उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो डैम का सबसे बड़ा जो उपयोग है वो है विद्युत बनाने में। होता क्या है? एक मोटर होती है। आपने देखा होगा जनरली, जैसे छोटे से प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि इसमें ना ऐसे मोटर होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही पानी छोड़ा जाता है तो उसके जो वेट होता है, प्रवाह होता है, उसके वेग से ये मोटर घूमती है, ठीक है। जब मोटर घूमती है तो वो क्या होता है? ये एक तरह की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? जब ये पानी का प्रवाह इस पे आया तो ये मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। पहले पानी स्थिर था, हमने पानी को फ्लो किया, गतिज ऊर्जा दी, फिर गतिज ऊर्जा से फिर इस मोटर को हमने गतिज ऊर्जा दी, यानी गतिज इसको रन करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। आवेशों का समूह, इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई, ठीक है। जिसका हम आगे जो भी है किसी भी उपकरण में उपयोग लेते हैं, ठीक है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसको हम विद्युत कहते हैं, ठीक है। और वह किसी भी तरीके से, जैसे जो ये हमने स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला, फिर गतिज ऊर्जा से हमने आवेशों को उत्पन्न करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूल सिद्धांत विद्युत का, ठीक है। आपने जैसा कि एक छोटा सा, ये तो चलो आपने नहीं देखी होगी मोटर, पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपने घर में जैसे बलून वगैरह फुलाते हो, तो बलून को क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ सर पे रगड़ा, हमने सर पे रगड़ के दीवार पे चिपका देता है तो चिपक जाता है। वो किस लिए चिपक जाता है? क्यों? हमने जो बलून को अपने सर पे रगड़ा वो उसमें स्थित ऊर्जा, स्थित मतलब स्थिर, उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। पर जैसे ही हमने उसको रगड़ा, मतलब अपने हाथ को गति दी, तो जो उसमें आवेश उत्पन्न हुआ उस बलून पर, और वही बलून पर आवेश उत्पन्न हुआ वो दीवार पे लगा है, तो वो उसमें वो चिपक गया। बट ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। मतलब कुछ समय तक ही आवेश उत्पन्न हुए, हमने थोड़ी गति दी, उससे आवेश उत्पन्न हुए और वह दीवार पे चिपक गया, तो वो एक टेम्परेरी ऊर्जा। बट जब हम ऐसे बांध बना के और जब मोटर को
गतिज ऊर्जा देके घुमा के जब हम विद्युत उत्पन्न करते हैं तो वो परमानेंट ऊर्जा होगी, ठीक है, मतलब ये गतिज ऊर्जा हो गई। उसको स्थिर ऊर्जा बोलेंगे, जिसमें ऊर्जा स्थिर थी। देखा जाए तो ये भी स्थिर ऊर्जा थी, यानी पानी स्थिर था यानी स्थिर, उसमें भी ऊर्जा थी। उसमें ऊर्जा कैसे आई, जब हमने उसको ऊपर से नीचे फ्लो करवाया तो उसके जो भार था, उसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो हमने किस में ली, एक विद्युत मोटर में ली। जब मोटर घूमने लगी तो उसमें मैग्नेट होता है, ठीक है, वो मैं भी आपको समझा रहा हूँ एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। जब इसमें गतिज ऊर्जा आई तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रवाह से हमें क्या प्राप्त हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे प्राप्त हुई, हमने ये तो देख लिया मोटर पे पानी गिराया, हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, बट ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई, ठीक है। ऊर्जा देखो क्या होता है कि जब किसी भी चुंबक में, मैं आपको इसका मूल सिद्धांत समझाता हूँ। मान लीजिए चुंबक है एन वास, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो चुंबक के बीच में एक चालक या कॉपर या आयरन की हम एक रॉड को रख देंगे, ठीक है। हम इस पे क्या करेंगे, कॉपर की वायरिंग या एल्यूमिनियम की वायरिंग को चुंबक पे लपेट देंगे, क्या करेंगे, लपेट देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे इसको चार्ज किया, यानी बैटरी का प्लस पॉइंट, बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस या माइनस या कहीं पे भी लगा के हमने इसको चार्ज किया। जैसे ही हमने इसको चार्ज किया तो इसमें क्या विद्युत फ्लक्स बना, क्या बना, फ्लक्स, ये फ्लक्स बना, ठीक है। जब इसमें मैग्नेट बनता है, यानी स्थिर मैग्नेट थी, बट हमने इस पे वायर को लपेट के इसको जैसे ही हमने ऊर्जा दी यानी इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इसमें क्या हुआ, इसमें विद्युत फ्लक्स बना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स बना, वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, वो एक चीज को दूसरी चीज को धक्का देता है। तो ये जो हमारा चालक था उसको इसने धक्का दिया, धक्का देने से क्या हुआ, ये हमारे इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये क्या हुई, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। और इसके द्वारा जैसे हमारे जैसे बेल्ट मोटर जो भी लगे हैं ना, वो इसी सिद्धांत पे घूमते हैं, ठीक है। जब भी जैसे मोटर है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, तो उसका अगर हमें घुमाना है तो उसका पर्पस क्या होता है, उसमें दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। उसमें हमने वायरिंग, उसमें हमने कॉपर के तार को लपेटा, दूसरे साउथ पोल में भी कॉपर को तार के लपेट के हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। जैसे आपने क्रेन नहीं देखी कई बार कि जैसे है ना, जैसे उसको चालू करते हैं ना तो क्रेन है ना, उसमें मैग्नेट बन जाता है, बल्कि उसमें मैग्नेट होता नहीं है, बट जैसे उसको हम चार्ज करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है और वो किस भारी से भारी वजन को यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख देती है। तो वो इसी सिद्धांत पे काम करती है। तो उसमें होता है क्या, मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, उसको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ठीक है, तो उसमें जो जो चालक होता है वो घूमने लगता है, ठीक है, घूमने लगता है। तो ये जो भी हमारे जैसे मोटर है या जो हमारे घूमने वाले जो भी मोटर है उनके लिए ये सिद्धांत काम करता है। दूसरी बात कि इसमें परमानेंट मैग्नेट भी उत्पन्न होता है, तो जिसमें ये मैग्नेट उत्पन्न करके हम उसको यूज करके जैसे क्रेन है उसमें काम में लेता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे जब हमने विद्युत को पढ़ा कि इसमें आवेशों का समूह होता है, वो होता है, बट आवेश होते क्या हैं, इसमें इसकी मैल संरचना क्या होती है, उसको थोड़ा सा हम डीपली पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। क्या पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। ये थोड़ा सा साइंस का पार्ट है, बट इसको हम आसान भाषा में समझेंगे, परमाणु होता क्या।
आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी चीज, चाहे पेन है, पेंसिल है, दीवार, यानी पृथ्वी पे जो भी कुछ चीजें बनी है, ठीक है, वो लाखों करोड़ों परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, परमाणु यानी जो नहीं दिखने वाला अंश, जिसको हम देख नहीं सकते, वो छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक अणु का रूप लेती है। ये परमाणु इतना छोटा भाग होता है कि जैसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, तो ये पेन क्या है? पदार्थ है। पदार्थ किससे मिला? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप समझ जाएंगे कितना छोटा भाग है। जैसे मान लीजिए पदार्थ है, कुछ भी, धातु कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए। ठीक है, धातु, धातु केवल आप सॉलिड से मत समझना कि धातु सॉलिड ही होता है, धातु लिक्विड में भी होता है। ठीक है, धातु का अलग अलग फॉर्म में भी होता है। तो मान लीजिए जैसे धातु है, जैसे ये मान लीजिए पेन है, ये पेन किससे मिलकर बना है? ये पेन लाखों यौगिकों से मिलकर बना है। इसकी लेयर को थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, यौगिक से मिलकर बना। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है, इसको यौगिक बोलेंगे। जो छोटे छोटे एलिमेंट्स, यानी ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक कैसे बना? हमने इस पे उष्मा प्रवेश की, छोटे छोटे जो प्लास्टिक को कुछ अणु था उसमें उष्मा प्रवेश की, उसको सांचे में डाला, तब ये पेन बना। ठीक है, तो उसका जो छोटा भाग है बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। ठीक है, अब यौगिक का भी जो छोटा भाग है उसको क्या बोलेंगे? अणु। अब अणु का भी जो छोटा भाग है वो क्या होगा? परमाणु। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक धातु बनी, धातु है, धातु को हमने और तोड़ा तो किसमें हुआ? यौगिक। यौगिक का और छोटा भाग अणु, अणु से और छोटा भाग क्या है? परमाणु। तो हम ये जो परमाणु है इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा विद्युत क्या है। क्योंकि विद्युत दिखाई नहीं देती है, वो एक आवेशों का समूह है। तो आवेश आए कहाँ से, आवेश होते क्या है, वो उत्पन्न कैसे होते हैं, तो उसको थोड़ा मैं डीपली समझाने के लिए आपको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पदार्थ, यौगिक, अणु, परमाणु। अब परमाणु क्या है इसको मैं समझते हैं। ये परमाणु, ठीक, परमाणु क्या होता है? परमाणु सबसे छोटा भाग है, ये मान लीजिए परमाणु है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर में आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोजन गैस, यानी गैस का एक छोटा सा पार्टिकल। तो आप समझ सकते हैं परमाणु कितना छोटा था। गैस का एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, उसको हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं आज। तो जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का हमने एक परमाणु लिया। अब एक परमाणु में क्या होता है, इसमें अब देखिए परमाणु में भी बहुत सारे, दो तीन पार्टिकल है, उसको अपन समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, एक होता है इसका सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ऐसा होता है ना, किसी भी चीज का जो सेंटर होता है, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए, तो परमाणु का एक सेंटर होता है, सेंटर जहाँ पे उसका फोर्स होता है। फोर्स यानी जिसे हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, अब इस नाभिक में होता क्या है, कोई भी पदार्थ अकेले अवस्था में नहीं रख सकता। ये सबसे छोटा सा मैं पहले एक चीज समझा देता हूँ आपको। कोई भी परमाणु अकेले अवस्था में नहीं रहता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि मान लीजिए जैसे कि ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें पता है वो दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी अलग अवस्था में, वो सिंगल अवस्था में रहती है। ठीक है, बट उसको हमें तोड़ना पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल अवस्था में रह रहा है, बट इसको किसी के साथ क्रिया करके इसको अपना अणु बनाना पड़ता है। अणु से यौगिक बनता है, यौगिक से धातु बनती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में होता क्या है, इसके जो नाभिक में है ना, ये तीन भागों में डिवाइड होता है। क्या क्या होता है? जैसे प्रोटॉन, कोई भी मतलब कोई भी परमाणु तीन भागों में विभाजित होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी परमाणु इन तीन चीजों से बनकर मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन मैं और डीप में समझा सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर का ही समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि साइंस का अंदर का पार्ट आएगा तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगी, बट आपने जो काम की चीज़ है मैं वही समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो
हमने पढ़ा परमाणु, परमाणु की स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, नाभिक होती है, नाभिक में दो चीजें होती है, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल नहीं कहते हम, तो मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ, मतलब ना तो मैं इस साइड में हूँ ना उस साइड में हूँ, ना तो धनात्मक हूँ ना ऋणात्मक हूँ, समझ गया। तो ये है न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, ये प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयन, ये है। इसके जो बाहर गति करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में हमने देखा तीन पार्ट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में गति करते हैं, इनकी कक्षा बनी होती है, कक्षा मतलब इनका एक पीरियोडिक टेबल है, क्या है, पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट द्वारा एक पीरियोडिक टेबल बनेगी, जिसको इसमें सीक्वेंस से बनाएगा। सीक्वेंस मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट नंबर पे दे दिया हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम को लेता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको दूसरे नंबर पर रख दिया। तो उनके इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया, सभी धातुओं को उनके इलेक्ट्रॉनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया कि नंबर फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट नंबर इसलिए दे रखा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर जैसे दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे में तीन, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें किसी भी धातु में उसका जो नाभिक में, जैसे मैंने बताया न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, और बाहरी कक्षा में कक्षा बनी होती है इनकी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो उनको इस हिसाब से सीक्वेंस किया गया है। तो नॉर्मली ये समझ लीजिए आप कि परमाणु का जो सबसे छोटा भाग परमाणु है, परमाणु में तीन चीजें उपस्थित होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जब कोई धातु बनती है तो इलेक्ट्रॉनों से ही बनती है, यानी जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उस हिसाब से इसमें उनको पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का है एक नंबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, ठीक है, तो इसका कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि जैसे अपन सबसे नॉर्मल आपको उदाहरण बताता हूं मैं, अपना जल, क्या है, जल, जिसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, H2O, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, H2O, ये साइंटिफिक नेम है जल का। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जल को क्या बोलते हैं, H2O, H2O इसका साइंटिफिक नेम है। जब साइंस की भाषा में बोला जाता है जल को, तो बोला है कि भाई H2 है, H2O। अब H2O का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, बट इनकी जो कक्षा फिक्स बनी होती है, जैसा कि मान लीजिए ये थोड़ा सा साइंस का पार्ट है, ठीक है, इनको समझेंगे हम। ये मान लीजिए ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, ये हो गया ऑक्सीजन आपका, ठीक है, ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने बताया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सिस्टम होता है एक, साइंस द्वारा इसको स्टडी किया गया, तब बताया गया कि किसी भी परमाणु में उनकी कक्षाएं होती है। जैसे कि पृथ्वी के पास, पृथ्वी के जो चारों में कक्षाएं कैसे है कि भाई इसमें इतना उसमें इतना, एक लेयर बनी हो ना, तो उसी तरह एक परमाणु में उनकी लेयर बनी होती है कि जो ये फर्स्ट कक्षा होती है, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। दूसरी में 8, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। फिर तीसरे में 8, फिर चौथा में ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर रो, ये तीसरी, ये फोर्थ, 2 8 8, फिर 16, फिर उसमें भी 16, ऐसे करके इनकी पीरियोडिक मतलब इनकी कक्षाएं बनी होती है।
जैसा कि मैंने बताया आपको, हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के जो कक्षा में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, तो हमने क्या किया, पहली कक्षा में 2 भर दी, ये हमारी पहली कक्षा पूरी होगी। ये जो हमारा दूसरी कक्षा है, इसमें कितना होनी चाहिए, 8, बट अपने यहाँ पे है कितने, हाइड्रोजन के पास तो 8 है, 8 में से 2 चले गए, कितने बचे, 6। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ 6, सॉरी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें जरूरत कितनी है इसको, 2 इलेक्ट्रॉनों की। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जब जल बनता है, जो पानी है, ठीक है, वो बनता है तो क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, एक छोटी सी जल की बूंद, जिसको अभी हमने क्या बोला, परमाणु, परमाणु से ऊपर अणु, यानी जब जल का अणु बनता है, दो परमाणु मिलता है। 2 परमाणु कैसे मिलेंगे, या तो भाई ये अपनी कक्षा को पूरी कर ले, या ये अपनी कक्षा को पूरी कर ले, मतलब दोनों में से अगर एक कक्षा दूसरी कक्षा में सम्मिलित होगी तभी तो कुछ अणु बनेगा ना। जैसे होता है ना कि मान लीजिए 2 क्लास है, ठीक है, 2 क्लास में क्या होता है कि भाई सिस्टम है, पहली रो में 2 बच्चे होने चाहिए, दूसरी रो में 8 बच्चे होने चाहिए, तीसरी रो में 8 बच्चे होने चाहिए, ऐसा मान लीजिए सीक्वेंस है क्लास का। उसी के जस्ट पास में दूसरी क्लास है। अब दूसरी क्लास में क्या है कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, फिर उसके अगली क्लास में एक बच्चा है, तो फिर अगर उनको सबको कंबाइंड करना है, जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस तो वही है कि भाई पहले में 2 बैठेंगे, दूसरे में 8 बैठेंगे, तीसरे में 8, फिर अगले में 16, उस हिसाब से हमें सीक्वेंस तो वही रखना है। तो जब पहली कक्षा का मान लीजिए एक लड़का है, उसको एक क्लास बनानी है, तो उसको आना पड़ेगा, ठीक है, फिर दूसरी कक्षा उसको भी आना पड़ेगा, या सेम क्लास के जो अलग अलग सिंगल छात्र हैं उनको उस क्लास में आना पड़ेगा जहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाली क्लास, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो जैसे उसमें पहली रो में 2 आ गए, पर दूसरी रो में 6 ही है, क्योंकि टोटल 8 ही है इनका सीरीज। तो भाई इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही है, 8 में से 2 तो ये कक्षा उसको पूरी कर ली, पहली रो पूरी कर ली, बट दूसरी रो पूरी करनी है तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है, यानी 2 छात्र चाहिए। बट अब मान लीजिए हाइड्रोजन जैसे 2 छात्र, कितने हो गए, 2 छात्र, कि भाई मेरे पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अपन क्या करते हैं, तू भी आ जा और तू भी आ जा, यानी जब ये भी आ गया तो ये क्या हो गया 7, ये भी आ गया तो क्या हो गया 8, तो ये अपना अणु बना दिया पूरा। उस अणु को क्या कहेंगे अपन, H2O। H2O का मतलब यही है, H2O, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये अपनी जो सिंगल रहने की जो सिस्टम है इसका, ठीक है, कि भाई ये परमाणु सिंगल है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट ये फ्री नहीं रह सकता, तो इसको अणु बनने के लिए क्या किसी में परमाणु में सम्मिलित होना पड़ेगा। जब इस परमाणु में सम्मिलित हुआ तो इसको सेटिस्फाई कर दिया कि भाई आपकी दूसरी रो में 8 होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन और आ गया, दूसरा हाइड्रोजन और आ गया, जब तो फिर इसका 8 हो गया, 6 + 2, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 6 ऑक्सीजन के हो गए, मतलब दूसरी रो में 2 अंदर तो सेटिस्फाई है कि 2 पहली रो हमने पूरी कर दी, दूसरी रो जैसे पूरी की वो बन गया अणु। अणु क्या बन गया, जल। तो जल का साइंटिफिक नेम क्या है, H2O। तो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, किसी भी जब परमाणु मिलते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना, आप समझा रहे हो कि भाई परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि जो हमारी जो मूल सिद्धांत है ना वो इसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनों पे बेस है, इलेक्ट्रॉन पे बेस है। क्यों, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, विद्युत क्या होती है, आवेशों का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको भी मैं आगे डीप में बताऊंगा आपको कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की ही जरूरत क्यों होती है, उसमें पॉजिटिव कहाँ गया, ठीक है, वो भी क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत क्यों होती है। नॉर्मल तौर पे आपको मैं जैसे एक चीज बता दूं कि मान लीजिए आपके घरों में क्या आता है, सिंपल से भाषा में समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए सिंगल फेस है या 3 फेस है, उसमें एक चीज कॉमन होती है, आपको पता है क्या होती है,
न्यूट्रल क्या कॉमन होती है? चाहे थ्री फेज की लाइन ले लीजिए, ठीक है, जिसको आर वाई भी बोलते हैं, रेड येलो ब्लू एंड ये न्यूट्रल। चाहे सिंगल फेज की लाइन ले लीजिए, जिसको हम फेज से, ठीक है, और न्यूट्रल से डिनोट करते हैं, या लाइन कह सकते हैं, ठीक है। अभी लाइन कोई भी हो सकती है, आर वाई बी कोई भी, तो हम लाइन और न्यूट्रल को मैं डिवाइड करता हूँ। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको कि लाइन की ज़्यादा जरूरत क्यों होती है, ठीक है, या इनमें न्यूट्रल कॉमन क्यों होता है। भाई थ्री थ्री फेस है, तो हम इसमें से मान लीजिए हमने एक फेस को काम में लिया, एक न्यूट्रल काम में लिया, हम सिंगल फेस को काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम कभी ऐसा कहीं नहीं होगा कि सिर्फ दो फेस के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में काम आ जाएगी, नहीं आ सकती, या कहीं पे भी काम नहीं आ सकती, उसमें हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल सिंगल फेस में भी जरूरत है, न्यूट्रल थ्री फेस में भी जरूरत है, बट ये न्यूट्रल उत्पन्न होता क्या है, मतलब मैन देखो क्या है, मैन हमारी जरूरत है फेस की, हमें अगर फेस नहीं होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। न्यूट्रल न्यूट्रल बनता कैसे है, ये थोड़ा और डीप में हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक अलग समझा रहा हूँ, बाकी इसमें और भी डीप में है, वो भी मैं आगे भी टॉपिक आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों में और क्या क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने कई बार गए होंगे आपने सड़क पे, या ट्रांसफार्मर तो आपने देखा ही है। ट्रांसफार्मर में होता क्या है, जहाँ से जैसे मैंने अभी बताया ना, डैम बना के विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत को हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे अदर इक्विपमेंट या जो भी है हम उसको उपयोग लेते हैं अलग अलग जगह में। तो उसमें जो उत्पन्न होता है ना, वो केवल फेस ही उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? फेस। नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, ये इसको साइंटिफिक भाषा में अलग बोलते हैं, बट हम ये समझेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है तो सिर्फ फेस के रूप में ही निर्माण होता है। जैसे कि वो मोटर मैंने बताई थी, ठीक है, तो उस मोटर में 6 पोल है, तो वो अंदर डीप की और चीज़ें मैं और भी आपको समझाऊंगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, थ्री फेस कैसे बनता है, सिंगल फेस कैसे बनता है, ठीक है, और किस मात्रा में बनता है, किस किलोवाट में बनता है, किलोवाट क्या होता है, या केवी क्या होती है, ठीक है, किलो वोल्टेज क्या होते हैं, वो कैसा बनता है, फिर आगे हमें ट्रांसमिशन में कैसे मिलता है, वो एक अलग से पूरा चैप्टर है। बट हम इस फिलहाल थोड़ा इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ रहा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमें जो फेज प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह यानी हमें सिर्फ नेगेटिव ही चार्ज मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लाइन बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई आवेश नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल करते हैं हम कई बार, कि उसमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि ये फेस है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल फेस होता क्या है। फेस का मतलब ये नहीं है कि धनात्मक, फेस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको फेस बोलते हैं या लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज या लाइन बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, कोई उस पर आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें दो चीज़ों की आवश्यकता, तो मैन हमारे क्या, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई तो उसमें चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, बट नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, फेज या लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे विद्युत धारा। ये तो हमने पढ़ लिया फेज क्या होता है, वैसे आप समझ गए होंगे, जैसे विद्युत धारा मैंने अभी क्या बताया कि आवेशों के समूह को विद्युत धारा कहता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा की सिंपल डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, आवेशों का एक ऐसा समूह, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों का समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। आवेशों का वह समूह या इलेक्ट्रॉनों का वह समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आवेशों का वह समूह, सिंपल लैंग्वेज में लिखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है,
ये मान के चलिए। हमें कोई भी चीज़ नहीं रटनी है, अगर रटने जाओगे भूल जाओगे। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कोई भी परमाणु क्या होता है, परमाणु में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं मेन वही होते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करके किसी अणु को बनाता है, जैसे जल बने हैं, ठीक है। अब जल भी बना है, तो ये सब परमाणु अणु क्या होता है, ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। फिर हमने विद्युत धारा में आए कि विद्युत धारा यानी वही आवेशों का समूह। जब आवेशों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश गति कैसे होते हैं, जैसे मैंने डैम, वो मोटर थी उस पर डैम से पानी उस पर गिराया, तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। गतिज ऊर्जा से क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव को हमने क्या किया, केबलों द्वारा या जो भी लाइन के द्वारा हम उसको सब स्टेशन पे लेके आए, फिर सब स्टेशन पे लेके आए बड़े स्टेशन पे, फिर उसको सब स्टेशन पे, फिर अपने घरों में उसको ट्रांसफर किया। बट उसके जो भी सब्स्टिट्यूट थे, मतलब जो उसको मतलब प्रभावित करने के लिए जो उसके वे थे, ठीक है, तो वो क्या था, वो गति जी कर रही थी। यानी धारा कहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ से उत्पन्न हुई, फिर वहाँ ट्रांसफार्मर से वहाँ से परिवर्तित होते हुए आगे की ओर बढ़ी। तो हम सिंपल भाषा में इसको सिंपल लैंग्वेज लिखने, विद्युत धारा होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वह है कि आवेशों का एक समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, उसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक फिलहाल मैं अभी यही खत्म करता हूँ। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कुछ सवाल हो तो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और भी आपको डीप में, जैसे परमाणु है तो मैं और भी आपको उसको डीप में बता दूंगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है और उसमें जो अणुओं का जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। और इसके नियम क्या, नियम तो वैसे मैंने बता ही दिया था कि उसमें अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उतना डीप है नहीं हमारे। हमें विद्युत धारा से रिलेटेड, मतलब ये कैसे जनरेट हुई, या जिसका जो मूल सिद्धांत है कि भाई ये जनरेट कैसे हुई और ये इसमें होता क्या है, ये समझना हमारा जरूरी। इसको समझने के लिए मैंने परमाणु समझा है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है कि परमाणु क्या होता है, अणु कैसे बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे बने, क्या बने, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे हुआ, तो उसको समझाने के लिए हम परमाणु की टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।